हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टार कैरियर इंस्टीट्यूट। मैं हूं आपकी प्रिया मैम और आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का जो हमारा नेक्स्ट हेडिंग है दैट इज़ रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम को हम लोग हिंदी में कहते हैं श्वसन तंत्र। क्या कहते हैं? श्वसन तंत्र। क्लियर? तो आज हम देखेंगे कि श्वसन तंत्र क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। बेसिकली रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमारा जो मेन ऑर्गन होता है जो रेस्पिरेशन में हेल्प करता है दैट इज़ लंग्स। लंग्स को हिंदी में हम क्या कहते हैं? फेफड़े। लंग्स को हम क्या कहते हैं? फेफड़े। क्लियर हो गया? तो लंग्स जो होते हैं ये 2 होते हैं हमारे बॉडी में और ये पेयर में होते हैं और ब्रीथिंग में क्या करते हैं? हमारी हेल्प करते हैं। तो हम जब स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं तो एक एक करके इनके पूरे स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे। ये है पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम का डायग्राम। आप डायग्राम में देख सकते हैं दिस इज़ नसल कैविटी। नसल कैविटी जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं नासा गुहा। फेरिंग्स हो गया, ग्रसनी बोलते हैं, लैरिंग्स हो गया, ब्रोंकियोल्स हो गया, ब्रोंकाई हो गया, ट्रैकिया हो गया, लंग्स हो गया, डायफ्राम हो गया, एल्विलाई हो गया। तो ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर है। नेसल कैविटी से आप नीचे आएंगे तो ये पोर्शन फेरिंग्स कहलाता है, फिर इसके नीचे ये वाला पोर्शन लैरिंग्स कहलाता है, लैरिंग्स के नीचे ये लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो है ये ट्रैकिया कहलाता है। ट्रैकिया के बाद हमारा ट्रैकिया जो है ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? ब्रोंकाई कहते हैं। ब्रोंकाई जो है वो फर्दर छोटे छोटे ट्यूब्स में डिवाइड हो जा रहा है जिसे हम क्या कहते हैं? ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। क्लियर? ब्रोंक्यूल्स के सबसे एंड पोर्शन पे छोटे छोटे बैलून लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, इनको हम लोग क्या कहते हैं? एल्वियोलाई। हमारे ये जो दोनों पार्ट है ये हम इसको लंग्स कहते हैं और इस लंग्स के नीचे आप एक देख सकते हो एक मस्कुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, इसको हम क्या कहते हैं? डायफ्राम कहते हैं। क्लियर? अब हम बात करते हैं जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम में फर्स्ट पार्ट होता है दैट इज़ नोज़। जब हम नोज़ की बात करते हैं तो हमारे नोज़ में अ पेयर ऑफ नॉस्ट्रिल प्रेजेंट होता है। अ पेयर ऑफ नॉस्ट्रिल, ठीक है ना। हमारे नोज़ में 2 होल्स होते हैं जो आगे चल के नसल कैविटी में ओपन होते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? पेयर ऑफ नॉस्ट्रिल। क्लियर? 2 होते हैं इसलिए इसको क्या कहा जाता है? पेयर ऑफ नॉस्ट्रिल। इन पेयर ऑफ नॉस्ट्रिल में फाइन हेयर्स प्रेजेंट होते हैं जो नोज से एंटर किए हुए एयर्स में जो भी डस्ट प्रेजेंट होते हैं उनको ये क्या करते हैं? फिल्टर करने का काम करते हैं। क्लियर हो गया? इसके अलावा हमारे नोज़ में म्यूकस भी प्रेजेंट होता है, जिस प्रोसेस में क्या करता है? हेल्प करता है। नोज़ के बाद जो हमारा नेक्स्ट पोर्शन आता है दैट इज़ फेरिंग्स। आफ्टर नोज़ हमारा जो नसल कैविटी है वो किस में ओपन होता है? फेरिंग्स में ओपन होता है। ठीक है? फेरिंग्स जो होता है ये कॉमन पैसेज होता है फॉर द फूड एंड एयर। ये फूड और एयर के लिए क्या करता है? कॉमन पैसेज का काम करता है। क्लियर हो गया? इसके अलावा हमारा जो फेरिंग्स होता है ये किस में ओपन होता है? ट्रैकिया में। क्लियर हो गया? ट्रैकिया में। ट्रैकिया में ओपन होता है तो ट्रैकिया के ऊपर एक छोटा सा स्लिट प्रेजेंट होता है यानी एक माउथ होता है। इस माउथ को हम लोग क्या कहते हैं? ग्लॉटिस। क्या कहते हैं? ग्लॉटिस। इस ग्लॉटिस के ऊपर एक मस्कुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसे हम क्या कहते हैं? एपिग्लॉटिस। नाउ व्हाट इज़ एपिग्लॉटिस? एपिग्लॉटिस का फंक्शन क्या होता है कि जब भी हम लोग खाना खाते हैं तो वाइल ईटिंग, वाइल स्वेलोइंग द फूड, जब भी आप खाना खाते हो और उसको निगलते हो तो वाइल स्वेलोइंग द फूड जो एपिग्लॉटिस होता है इट प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड into the trachea or we can say windpipe. Clear?
आपको पता है कि हमारे जो नेक होते हैं उसमें 2 पाइप्स होते हैं, एक को आप फूड पाइप कहते हो और एक को विंड पाइप कहते हो। तो जनरली जो एपिग्लॉटिस होता है वो विंड पाइप के ऊपर प्रेजेंट होता है, और जब भी आप खाना खाते हो, फूड निगलते हो, तो निगलते समय फूड जो है वो विंड पाइप में एंटर ना करे, इसको प्रिवेंट करने के लिए एपिग्लॉटिस क्या कर लेता है, इस ग्लॉटिस को कवर कर लेता है। तो ग्लॉटिस को जैसे ही ये कवर करेगा तो फूड जो है वो हमारे विंड पाइप में एंटर नहीं करेगा। तो ये कहाँ प्रेजेंट होता है, ये सारे जो प्रोसेस होते हैं ये कहाँ अकर होते हैं, फेरिंग्स में होते हैं। क्लियर हो गया। फेरिंग्स के बाद जो हमारा नेक्स्ट पार्ट आता है दैट इज़ ट्रैकिया। फेरिंग्स के बाद जो नेक्स्ट हमारा पोर्शन आता है ट्रैकिया। तो ये हो गया फेरिंग्स। फेरिंग्स के बाद ये नेक्स्ट पोर्शन जो आपका आ रहा है दैट इज़ ट्रैकिया। ट्रैकिया के ऊपर एक छोटा सा पार्ट प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, लैरिंग्स कहते हैं। लैरिंग्स जो होता है आप इसको साउंड बॉक्स भी कहते हो। साउंड बॉक्स, ये लैरिंग्स जो होता है ये क्या करता है, वॉइस प्रोड्यूस करने में, यानी जो भी आप बोलते हो, जो आपकी आवाज़ आती है उसके प्रोडक्शन में कौन हेल्प करता है, लैरिंग्स हेल्प करता है। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे ट्रैकिया की ना। ट्रैकिया जो होता है एक थिन वॉल्ड ट्यूब होता है। क्या होता है, थिन वॉल्ड ट्यूब। ये एक पतली नली होती है जो नेक में नीचे की तरफ जाती है, नीचे की तरफ यानी यहाँ से नीचे की तरफ जाती है, और ये मेनली 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, जिसे हम कहते हैं लेफ्ट ब्रोंकाई एंड राइट ब्रोंकाई। आप देख सकते हैं कि ये जो ट्रैकिया यहाँ पे इधर डिवाइड हो गई और इस तरफ डिवाइड हो गई। तो ये जो पोर्शन होता है आपका राइट ब्रोंकाई और ये जो पोर्शन होता है आपका लेफ्ट ब्रोंकाई कहलाता है। क्लियर हो गया। नाउ एक चीज़ और बता दूं कि ये जो हमारा ट्रैकिया होता है इसमें सी लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। इन सी लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं सॉफ्ट बोन्स, कार्टिलेजिनस रिंग कह सकते हैं। ये जो कार्टिलेजिनस रिंग्स होते हैं ये जनरली क्या करते हैं, हमारे ट्रैकिया को कोलैप्स होने से बचाते हैं। ठीक है, किससे बचाते हैं, इट प्रिवेंट्स कोलैप्सिंग ऑफ द ट्रैकिया। जनरली क्या होता है कि जब भी ब्रीदिंग होती है तो कुछ ऐसे भी टाइम आते हैं जब ट्रैकिया में एयर प्रेजेंट नहीं होता है। तो इन एब्सेंस ऑफ एयर, एयर के प्रेजेंट ना होने के टाइम पे ट्रैकिया को कोलैप्स होने के चांसेस होते हैं। बट ये जो रिंग्स होते हैं आप देख सकते हैं, ये रिंग्स यहाँ ऐसे प्रेजेंट है जो मैंने ग्रीन कलर्स में बनाए हैं। तो ये जो कार्टिलेजिनस रिंग्स होते हैं ये ट्रैकिया को कोलैप्स होने से बचाते हैं, सपोर्ट करते हैं हमारे ट्रैकिया को। क्लियर हो गया। ट्रैकिया के बाद अब हमारा जो नेक्स्ट पोर्शन आता है दैट इज ब्रोंकाई। ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियोल्स। नाउ हमने पढ़ा कि ट्रैकिया जो होता है आगे चल के राइट ब्रोंकाई और लेफ्ट ब्रोंकाई में क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। ठीक है, राइट ब्रोंकाई एंड लेफ्ट ब्रोंकाई। ये राइट ब्रोंकाई एंड लेफ्ट ब्रोंकाई जो होते हैं फर्दर बहुत सारे ट्यूब्स में क्या होते हैं, फर्दर डिवाइड करते हैं, जिसे हम लोग जनरली क्या कहते हैं, सेकेंडरी ब्रोंकियोल्स एंड टर्शरी ब्रोंकियोल्स। ये सेकेंडरी एंड टर्शरी ब्रोंकियोल्स के एंड में एक सैक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। आप सैक लाइक स्ट्रक्चर कह सकते हो या फिर बलून लाइक स्ट्रक्चर कह सकते हो, जिसका नाम होता है एल्वियोलाई। क्लियर। अब एल्वियोलाई क्या होता है, एल्वियोलाई जो होता है इट जनरली प्रोवाइड्स अ सरफेस और वी कैन से लार्ज सरफेस फॉर द exchange of gases, for the exchange of gases।
तो एल्वियोलाई ही वो साइट होता है जहाँ पे गैसियस एक्सचेंज टेक्स प्लेस करता है। यहाँ पे मान लीजिए दिस इज़ अ स्ट्रक्चर ऑफ एल्वियोलाई। क्लियर? इस एल्वियोलाई के चारों तरफ क्या प्रेजेंट होते हैं? ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं। जब भी हम ब्रीदिंग करते हैं तो लंग्स हमारे नोज से होते हुए क्या आता है? ऑक्सीजन आता है। और ये जो हमारा जो ब्लड वेसल होता है, इस ब्लड वेसल से हमारे ऑर्गन से क्या आते हैं? CO2 आते हैं। क्लियर हो गया? तो जनरली जब एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस होता है तो ऑन द बेसिस ऑफ डिफ्यूजन, जब हम डिफ्यूजन की बात करें यानी डिफ्यूजन को बोलते हैं विसरण। तो डिफ्यूजन क्या होता है? डिफ्यूजन एक प्रोसेस होता है जहाँ पे कोई भी गैस जो होता है वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ क्या करता है? मूव करता है, यानी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन करेगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन आया है इसकी कंसंट्रेशन एल्वियोलाई में ज़्यादा है, और जो हमारे बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड आया है उसकी कंसंट्रेशन ब्लड में ज़्यादा है। सो फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन ऑक्सीजन जो है वो ब्लड में एंटर कर जाएगा और CO2 जो है वो हमारे एल्वियोलाई में एंटर कर जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ डिफ्यूजन। इस तरीके से एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस। अब यहाँ से ऑक्सीजन जो होता है हमारे बॉडी में डिफरेंट सेल्स तक सेंड कर दिया जाता है विद द हेल्प ऑफ ब्लड, और यहाँ पे जो CO2 एल्वियोलाई में आता है वो वापस से ब्रोंकियोल्स, ब्रोंकाई, ट्रैकिया और नोज से होते हुए एयर में क्या हो जाता है? निकल जाता है। इस तरीके से ब्रीदिंग जो होती है वो टेक्स प्लेस होती है। क्लियर हो गया? अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि ये सारी एक्टिविटी जो हो रही है कहाँ कैरी आउट हो रही है? हमारे लंग्स में कैरी आउट हो रही है। तो अब बात कर लेते हैं लंग्स। तो जैसा मैंने बताया था कि लंग्स जो होता है ये हमारे बॉडी का मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है जो रेस्पिरेशन में क्या करता है? हेल्प करता है। क्लियर? लंग्स जो होता है ये हमारे थोरेसिक कैविटी में प्रेजेंट होता है। जनरली हमारे हार्ट के दोनों साइड में, हार्ट के ईदर साइड में जो लंग्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। लंग्स जो होता है इट प्रोवाइड्स अ सरफेस फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। क्लियर? अब एक चीज़ और बता दूं कि हमारी जो थोरेसिक कैविटी होती है, हमारी जो थोरेसिक कैविटी होती है वो एक मस्कुलर ऑर्गन के ज़रिए हमारे एब्डोमिनल कैविटी से अलग होती है, और इस मस्कुलर स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं? डायाफ्राम। क्लियर हो गया? आप जैसे स्ट्रक्चर में देख सकते हो कि ये हमारा थोरेसिक कैविटी है और इधर का जो पोर्शन है दैट इज़ एब्डोमिनल कैविटी। थोरेसिक कैविटी को एब्डोमिनल कैविटी से ये मस्कुलर स्ट्रक्चर जो होता है वो क्या कर रहा है? अलग कर रहा है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? डायाफ्राम कहते हैं। क्लियर हो गया? तो ये है रेस्पिरेटरी सिस्टम का डायग्राम। अब हम इसके मैकेनिज़्म की बात करते हैं कि जनरली हमारे लंग्स में मैकेनिज़्म किस तरीके से होता है। तो हमारी बॉडी, हमारी रेस्पिरेटरी में जो मैकेनिज़्म होता है वो कंट्रोल्ड किया जाता है बाय डायाफ्राम एंड इंटरकोस्टल मसल्स। इंटरकोस्टल मसल्स, डायाफ्राम तो मैंने आपको बता दिया कि ये डायाफ्राम है जो आप देख रहे हो मस्कुलर स्ट्रक्चर, और इंटरकोस्टल मसल्स क्या होते हैं? ये मसल्स जो होते हैं ये हमारे रिब्स के बीच में प्रेजेंट होते हैं। तो ये दोनों ही जो पार्ट होते हैं ये क्या करते हैं? हमारे रेस्पिरेशन के मैकेनिज्म को क्या करते हैं? कंट्रोल करने का काम करते हैं। अब जनरली होता क्या है कि जब भी डायाफ्राम जो है, जो है नीचे की तरफ मूव करेगा, मीन्स मूव्स डाउन, यानी जब ये नीचे की तरफ आएगा, यानी मान लीजिए जनरली डायाफ्राम का शेप क्या होता है? इस तरीके से होता है। तो जब ये मूव करेगा तो इसका शेप क्या हो जाएगा? इस तरीके से, मतलब ये नीचे की तरफ मूव कर जाएगा।
तो जनरली जब भी ये नीचे की तरफ मूव करता है तो हमारे लंग्स क्या कर जाते हैं, एक्सपेंड कर जाते हैं, और लंग्स के एक्सपेंड करते ही ऑक्सीजन जो है हमारी बॉडी में क्या कर जाता है, एंटर कर जाता है। क्लियर हो गया। लेकिन जब डायाफ्राम जो है ये मूव्स अप होता है, मूव्स अप, यानी ये वापस ऊपर की तरफ चला जाता है, यानी ये पहले ऐसे था, अब ये मूव क्या कर जाएगा, अप हो जाएगा, यानी इसका शेप ऐसे हो जाएगा। तो जैसे ही हमारा डायाफ्राम ऊपर की तरफ जाता है तो हमारे जो लंग्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, और कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से जो CO2 है वो एक्सहेल हो जाता है, यानी हमारी बॉडी से क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। क्लियर हो गया। तो आपको समझ में आ गया होगा कि मैकेनिज़्म कैसे होता है। जैसे मैंने बताया कि हमारे बॉडी में मैकेनिज़्म को कौन कंट्रोल कर रहा है, डायाफ्राम एंड इंटरकोस्टल मसल्स। जब भी हमारे डायाफ्राम जो होते हैं इस शेप के होते हैं तो ये जब नीचे की तरफ आते हैं तो लंग्स एक्सपेंड करता है और एयर जो होता है हमारी बॉडी में क्या करता है, एंटर करता है। लेकिन जैसे ही ये वापस अपने पहले वाली पोजीशन में आ जाते हैं, यानी ऐसे से वापस ऐसे हो जाते हैं, तो इस कंडीशन में क्या होता है कि हमारे लंग्स जो होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं और हमारे जो एल्विलाई यानी हमारे जो लंग्स में CO2 होता है वो हमारे बॉडी के क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। इस तरीके से हमारे बॉडी में रेस्पिरेशन का मैकेनिज़्म या रेस्पिरेशन जो होता है वो टेक्स प्लेस करता है। सो आई होप आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। थैंक यू।